अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, होप सो यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आज हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो है वो किस तरह का है। अब नेचर ऑफ लिक्विड में है कि अगर लिक्विड जो है वो हमारा पोलर है तो वेपराइजेशन जो होगी वो स्लो होगी, और अगर लिक्विड नॉन पोलर है तो वेपराइजेशन जो होगी वो फास्टली होगी। क्योंकि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है। उन्होंने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होता है। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड नहीं किया होता। इस वजह से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा इसके साथ अट्रैक्शन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो ये मॉलिक्यूल इतनी जल्दी अपनी सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। तो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर ये फोर्स जो होती है आपस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स इतनी जल्दी बाहर नहीं जाते, यानी कि इतनी जल्दी वेपोराइज नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड है तो नॉन पोलर लिक्विड के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये कम होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है जो मॉलिक्यूल बड़ी जल्दी बाहर निकल आता है। जब बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से जो अल्कोहल होता है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। सेकंड जो फैक्टर है जिसके ऊपर वेपोराइजेशन डिपेंड कर रहा है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो बड़ा है तो फिर क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या तेज़ी से होगी या कम होगी, यानी कि तेज़ी से होगी या स्लो होगी। अगर साइज़ जो है वो बड़ा है तो वेपोराइजेशन जो होगी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस साइज़ बड़ा होने की वजह से उनके जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी लिक्विड के, उन्होंने उनको अच्छी तरह से अपने साथ अटैच किया होता है। इनकी स्पेस ज़्यादा होती है अटैचमेंट की, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो होता है इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, सरफेस से इतनी जल्दी नहीं निकल पाता। तो इधर एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जो हेक्सेन है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। इसके अंदर 6 कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं। इसका स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू डेकेन की निस्बत। अब डेकेन जो है, डेकेन का फॉर्मूला होता है C10H22, यानी कि इसके अंदर कार्बन के 10 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। डेकेन जो है ये स्लो इसकी वेपोराइजेशन होगी क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। बड़ा साइज़ होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसको अटैचमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी, तो इस वजह से ये इतनी जल्दी स्केप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हेक्सेन जो है वो जल्दी यानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा स्मॉल साइज़ की वजह से, जबकि जो डेकेन है ये इतनी जल्दी नहीं होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन साइज़ पे डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज़ होगा इवेपोरेशन उतनी तेज़ी से होगी, जितना बड़ा साइज़ होगा इवेपोरेशन उतनी स्लो हो जाएगी। जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा है, वेपोराइजेशन डिपेंड कर रहा है वो है टेम्परेचर। अब जब हम एक लिक्विड को हीट अप करते हैं तो अगर हम इस लिक्विड का नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं वो जल्दी से इवेपोरेशन उसमें हो जाती है। जल्दी से इवेपोरेशन होगी तो ज़्यादा तेज़ी से वेपर्स बनेंगे।
इसका मतलब है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेपोराइजेशन भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के साथ मॉलिक्यूल्स उतनी तेज़ी से मूव करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन कम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो होती है वो स्लो होती है। तो एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जबकि लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो होती है और वेपोरेशन भी कम हो जाती है और वेपोराइजेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल दैम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो जब एक एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर, के हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस लिक्विड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन। अब उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब ज़ीरो था, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वेपर प्रेशर जो उन्होंने mmHg में दिया हुआ है, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी एक वेपर प्रेशर का यूनिट है, तो 4.58 है वेपर प्रेशर। ठीक है, जब 60 डिग्री उसी का कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, 149.4, इनके इंक्रीज़ हो। इस तरह ये 20 पे है तो 17.5 है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। आज के लिए इतना ही है। आपने ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।